नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प निवेश रणनीति पर बात करने वाले हैं। विलियम जे ओनील की कैंसलिंग प्रणाली, ये उनकी किताब हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स है। हमारे पास इस किताब के कुछ सारांश और रिव्यू हैं और देखेंगे कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, इसका लॉजिक क्या है। ओनील वो सिर्फ कोई लेखक नहीं थे, वो तो इन्वेस्टर बिजनेस डेली के फाउंडर भी थे। और ये जो पूरी प्रणाली है, ये दशकों के डेटा एनालिसिस पर आधारित है। हाँ बिल्कुल। और मुझे लगता है यही बात इसे इतनी खास बनाती है। ये कोई हवाई बात नहीं है, कोई गट फीलिंग नहीं। उन्होंने वाकई में पैटर्न ढूंढे कि जीतने वाले स्टॉक्स में क्या कॉमन होता है और टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को मिलाया। उस जमाने में ये काफी अलग था। ज्यादातर लोग या तो एक देखते थे या दूसरा। सही। तो चलिए ये CALSIM, इसके हर अक्षर को खोलते हैं। पहला है C, करंट क्वार्टरली अर्निंग्स। ओनील कहते थे कि कंपनी की जो लेटेस्ट तिमाही की कमाई है उसमें जबरदस्त उछालो, मतलब कम से कम 25% या उससे भी ज्यादा। ये पहला सिग्नल है कि कुछ अच्छा चल रहा है। बिल्कुल 25%। ये दिखाता है कि कंपनी में अभी बिल्कुल ताजा मजबूती है। लेकिन सिर्फ एक तिमाही से बात नहीं बनती, राइट? इसीलिए अगला है A, एनुअल अर्निंग्स ग्रोथ। यहाँ पिछले मान लीजिए 3 से 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है और यहाँ भी मजबूत ग्रोथ चाहिए लगातार। फिर से वही ऊंचे 2 अंकों में, जैसे 25% या ज्यादा हर साल। तो C और A मिलकर ये कंपनी की जो बुनियादी सेहत है उसकी तस्वीर साफ करते हैं। अच्छा, और फिर आता है N, न्यू। ये मुझे हमेशा बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। इसका मतलब कंपनी में कुछ नया हो रहा है, कोई नया प्रोडक्ट, नई सर्विस, मैनेजमेंट में बदलाव, या फिर शेयर का भाव ही एक नई ऊंचाई पर हो। कई लोग तो नए हाई से डरते हैं, पर ओनील इसे पॉजिटिव मानते थे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि N जो है वो एक तरह का कैटलिस्ट है, एक चिंगारी। ये बाजार का ध्यान खींचता है। देखिए, सिर्फ अच्छी कमाई होना काफी नहीं होता है। बाजार को उसे पहचानने के लिए कोई कहानी, कोई ट्रिगर चाहिए होता है। और नया हाई ये बताता है कि स्टॉक में पहले से ही दम है और मांग बढ़ रही है। इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं। S, सप्लाई एंड डिमांड। इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये सिर्फ ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने जैसा है? वॉल्यूम तो है ही, पर उससे थोड़ा ज्यादा। ओनेल उन स्टॉक्स को पसंद करते थे जिनके आउटस्टैंडिंग शेयर्स, मतलब बाजार में उपलब्ध शेयर्स की सप्लाई थोड़ी कम हो, जैसे कम फ्लोट वाले शेयर, या जहां कंपनी अपने शेयर वापस खरीद रही हो, बायबैक, और साथ ही खरीदने वालों की मांग तेजी से बढ़ रही हो। तो जब डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम, तो कीमत में विस्फोटक बढ़ोतरी हो सकती है। वॉल्यूम इस बढ़ती मांग का सबूत होता है, खासकर ब्रेकआउट के समय। ठीक है। और L, लीडर और लैगर्ड। ये तो सीधा लगता है, अपने सेक्टर के लीडर को पकड़ो, पिछड़ने वाले को नहीं। बिल्कुल। लीडर्स ही अक्सर सबसे बड़ा मुनाफा देते हैं रेस में। बिल्कुल। इसे मापने के लिए ओनील ने रिलेटिव स्ट्रेंथ, मतलब RS रेटिंग का इस्तेमाल किया। वो कहते थे कि 80 से ऊपर की RS रेटिंग वाले स्टॉक्स देखो। यानी वो स्टॉक्स जो बाजार के ज्यादातर दूसरे स्टॉक से बेहतर परफॉर्म कर रहे हो। ओके। अगला है I, इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप। इसका मतलब बड़े खिलाड़ी जैसे म्यूचुअल फंड्स, इनका पैसा लगा हो। ये क्यों जरूरी है? देखिए, ये एक तरह का वैलिडेशन है, एक ठप्पा है। अगर स्मार्ट मनी यानी बड़े संस्थागत निवेशक खरीद रहे हैं तो इसका मतलब है उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की है। लेकिन यहां भी एक बैलेंस चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप हो, क्योंकि अगर वो सब एक साथ बेचने निकल पड़े तो शेयर बुरी तरह गिर सकता है। थोड़ा सा हो और बढ़ रहा हो, वो अच्छा है। सही कहा। और फिर आखिर में M, मार्केट डायरेक्शन। ये शायद सबसे जरूरी है। ओह हाँ, बिल्कुल। ओनील का मानना था कि लगभग 3/4 स्टॉक्स मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन के साथ ही चलते हैं। अगर पूरा बाजार ही गिर रहा हो, मतलब एक बेयर मार्केट हो, तो आपका चुना हुआ बेहतरीन स्टॉक भी नीचे जा सकता है। इसलिए पहले बाजार की बड़ी तस्वीर देखो, इंडेक्स को देखो, जैसे अपने यहाँ निफ्टी, सेंसेक्स, या अमेरिका में S&P 500। ट्रेंड क्या है? तेजी है या मंदी? ट्रेंड के साथ चलो, उसके खिलाफ तैरना बहुत रिस्की हो सकता है। ओनील चार्ट्स पर भी बहुत जोर देते थे ना, वो कप विद हैंडल जैसे पैटर्न्स की बात करते थे। ये पैटर्न क्या बताते हैं असल में? हाँ, चार्ट रीडिंग उनके लिए बहुत अहम थी। ये जो पैटर्न्स हैं, जैसे कप विद हैंडल, डबल बॉटम, फ्लैट बेस, ये दिखाते हैं कि स्टॉक ने कुछ वक्त कंसोलिडेट किया है, मतलब एक दायरे में रहा है, और अब शायद ऊपर की तरफ एक बड़ा मूव देने को तैयार है।
कप विद हैंडल एक तरह से एक ठहराव के बाद फिर से मजबूती आने का संकेत है। पर सबसे जरूरी चीज है ब्रेकआउट। जब शेयर उस पैटर्न से बाहर निकले तो वॉल्यूम देखो। वॉल्यूम औसत से काफी ज्यादा, जैसे 50% या उससे भी ज्यादा होना चाहिए। ये कंफर्म करता है कि खरीदारी में वाकई दम है। और अब वो हिस्सा जो शायद सबसे मुश्किल है फॉलो करना, रिस्क मैनेजमेंट। उनका वो 7-8% वाला स्टॉप लॉस रूल तो बहुत फेमस है। हाँ, और ये सच में सबसे जरूरी और शायद सबसे कठिन नियम है। नुकसान को जल्दी काटना, यहाँ कोई समझौता नहीं। जैसे ही स्टॉक आपकी खरीद कीमत से 7 या 8% नीचे जाए, बेच दो, इमोशंस को साइड में रखकर। सुनने में आसान लगता है, पर असल में घाटा बुक करना मुश्किल होता है। यहीं पर अनुशासन काम आता है। और दूसरी तरफ जब 20-25% का मुनाफा हो जाए तो उसे लेना भी सीखो। हाँ, अगर स्टॉक बहुत ही असाधारण रूप से मजबूत है तो थोड़ा और रुक सकते हैं, पर नियम तो नियम है। तो अगर हम इस पूरी प्रणाली को देखें, इसकी ताकतें क्या हैं और कुछ कमजोरियां भी होंगी। ताकत तो साफ है, दशकों का ट्रैक रिकॉर्ड है। ये फंडामेंटल और टेक्निकल का एक अच्छा मिश्रण है। नियम काफी स्पष्ट है और रिस्क कंट्रोल पर बहुत जोर है, जो कि बहुत जरूरी है। कमजोरियां भी हैं। पहली बात, इसे सीखने और ठीक से लागू करने में वक्त और अनुशासन चाहिए। ये कोई आसान काम नहीं है। ये एक्टिव निवेशकों के लिए है। जो लोग खरीदो और भूल जाओ वाले हैं, उनके लिए शायद ये नहीं है, क्योंकि ये ग्रोथ पर फोकस करता है। तो हो सकता है अच्छे वैल्यू स्टॉक्स नजरअंदाज हो जाएं। और हाँ, बाजार में झूठे ब्रेकआउट भी होते हैं, जिन्हें विपसॉ कहते हैं। उनसे छोटे छोटे नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। तो फिर ये प्रणाली किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? कौन इसे इस्तेमाल करे? मेरे ख्याल से ये उन एक्टिव ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए बेहतरीन है जो ग्रोथ स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं और जो चार्ट्स देखने, बाजार के ट्रेंड्स को समझने में मेहनत करने को तैयार हैं। जो लोग अभी बाजार में नए हैं, उन्हें शायद ये शुरू में थोड़ा जटिल लगे, पर सीखने लायक चीज है। लेकिन हाँ, ये कोई जल्दी अमीर बनो टाइप की स्कीम बिल्कुल नहीं है। मेहनत तो लगेगी। बिल्कुल। तो ये थी विलियम ओनील की कैनस्लिम प्रणाली की हमारी आज की चर्चा। हमने देखा कैसे इसमें आय वृद्धि से लेकर नए उत्प्रेरक, सप्लाई डिमांड, लीडरशिप, इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप और बाजार की दिशा सब कुछ शामिल है। और सबसे जरूरी, रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, और जाते जाते एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। ओनील के ये नियम ये ज्यादातर 20वीं सदी के, मतलब 70 और 80 के दशक के मार्केट डेटा पर बने थे। आज का बाजार कितना अलग है। एल्गोरिदम्स हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग है, ग्लोबल खबरें तुरंत असर डालती हैं। तो क्या ये नियम आज भी उतने ही कारगर हैं, या फिर आज के माहौल के हिसाब से इनमें कुछ बदलाव या एडजस्टमेंट की जरूरत है? इस पर सोचना काफी दिलचस्प होगा।